इस फिल्म का नाम है द गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। तो फिल्म के अंदर हम फ्यूचर की दुनिया को देखते हैं जहां पर ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है ड्यू टू ए फंगल डिजीज। ये डिजीज ऑफियोकार्डिसेप्स यूनिलैटरलिस का म्यूटेशन होता है जो कि धरती पर एक महामारी बन के टूट पड़ा। चलिए मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको इस खतरनाक डिजीज के बारे में विस्तार से बताता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि ये बीमारी आई कैसे या फिर ये होती क्या है। तो इस फंगस को एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने 1859 में डिस्कवर किया था, जो कि एंट्स की एक स्पेसिफिक प्रजाति में असर करती है जिसका नाम होता है कैम्पोनोटिनी। तो इस फंगस इन्फेक्शन में होता ये है कि ये एंट को अपना होस्ट बनाती है, जिसके बाद एंट अपने सेंसेस खो देती है और इस फंगस के काबू में आ जाती है, जिसके बाद एंट अपने मैंडिबल्स के जरिए खुद को एक ऐसी जगह पर अटैच कर लेती है जो कि ह्यूमिड हो और फंगस की ग्रोथ के लिए अच्छा हो, लाइक एक लीफ। मैंडिबल्स को आसान भाषा में कहूँ तो एंट का जो माउथ होता है उसको आप कह सकते हो। अब एंट खुद को इस लीफ से ही अटैच कर लेती है, जिसके बाद इवेंचुअली एंट की मौत हो जाती है, जिसका टाइम पीरियड होता है 4 से 10 दिन का। अब इस बीच में एक रिप्रोडक्टिव स्टेज भी आती है जहां पर कुछ फ्रूटिंग काइंड ऑफ बॉडीज एंट के सर से निकल जाती है, जिसके चलते फंगस के जो पोर्स होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं एनवायरनमेंट में। और जब भी कोई एंट्स कॉलोनी उसके कांटेक्ट में आती है तो फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एंट कॉलोनी के लिए तो ये फंगस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बेसिकली यहाँ पर ये फंगस एंट की बॉडी पर टेक ओवर कर लेती है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी एंट्स बन जाती हैं। तो आई होप आपको डिजीज के बारे में थोड़ा सा समझ आया होगा। इस फिल्म के अंदर इस डिजीज का एक म्यूटेटेड वर्जन फैल चुका था, जिसके चलते धरती पर ह्यूमैनिटी खत्म होने के कगार पर थी। अब इसके चलते इंसान इन्हीं एंट्स की तरह ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए थे, जो कि दिमाग से पैदल थे, आक्रामक थे और इंसानों की खुशबू लेते ही उनको मारने के लिए दौड़ने लगते थे। एंड ऑब्वियसली उनको इंसानी फ्लैश बहुत ही ज्यादा पसंद था। इंसानों ने इनको हंगरीज बुलाना शुरू कर दिया था, लेकिन ह्यूमन काइंड की एक होप थी जो कि इन हंगरीज के सेकंड जनरेशन थे, जो कि एक ग्रुप ऑफ हाइब्रिड बच्चे थे जो कि ह्यूमंस के कांटेक्ट में आने के बाद फ्लैश के लिए क्रेव तो किया करते थे, लेकिन उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति थी बिल्कुल इंसानों जैसे, बल्कि उनसे काफी बेटर। उनको खाने के लिए कीड़े मकोड़े दिए जाते थे जिनसे वो सेटिस्फाइड रहा करते थे। इन बच्चों को एक स्कूल में रखा जा रहा था जो कि एक आर्मी बेस में ही था, जहां पर डॉक्टर कैरोलाइन कॉल्डवेल इन पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी। हेलन जस्टिन्यू नामक लेडी पर इनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी थी। इन हाइब्रिड हंगरीज बच्चों को बस प्रिजनर्स की तरह रखा जाता था, जहां पर बस हेलन ही उनके साथ अच्छा बर्ताव किया करती थी। लेकिन सार्जेंट एडी पार्क्स के साथ साथ बाकी सभी आर्मी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर कैरोलाइन उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी। उनको व्हील चेयर्स में बांध कर रखा जाता था और हमेशा आर्म्ड गार्ड्स उनके पास में रहा करते थे। हेलन यहाँ पर एक पर्टिकुलर हंगरी हाइब्रिड के साथ में अटैच्ड हो चुकी थी जिसका नाम होता है मेलेनी, जिसके पास गजब की सोच और आईक्यू थी। अब यहाँ पर इन सभी को पढ़ाते टाइम हेलन उनको एक पेंडोरा और उसके बॉक्स की कहानी सुनाती है कि उस बॉक्स के खुलते ही उसमें कई सारी इविल चीजें अनलीश हो गई थी, लेकिन अंत में एक चीज बची जो की थी होप, जिससे सारी इविल शक्तियों से लड़ने में मदद मिलती है और पेंडोरा ने होप को भी आजाद कर दिया था। अब यहाँ पर इन सभी का रोज का ये रूटीन था कि मॉर्निंग में उठते ही हंगरीज को व्हील चेयर पर बांध दिया जाता था, उनको पढ़ाने के लिए बाहर ले जाया जाता था और फिर वापस से ही उनको प्रिजन में बंद कर दिया जाता। इस बीच हम ये भी देख पाते हैं कि मेलेनी को कैट्स और जंगल से काफी ज्यादा प्यार था, क्योंकि उसके पास उनकी कुछ फोटोज थी। खैर एक दिन मेलेनी एक कहानी हेलन को सुनाती है कि एक यंग लड़की ने एक औरत को एक मॉन्स्टर से बचाया और फिर वो दोनों हमेशा साथ में रहे, जो कि हेलन और उसकी रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता था। हेलन ये कहानी सुनकर इमोशनल हो जाती है और सीधा जाकर मेलेनी के सर पर हाथ फेरने लगती है, जिससे सार्जेंट एडी पार्क्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और हेलन को जाकर रोक देते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज जानते हैं कि इन सभी हाइब्रिड बच्चों को छूना मना था और ये एक प्रोटोकॉल था जिसको हेलन ने तोड़ा था। पार्क्स अब अपने हाथ से मास्किंग जेल को हटाता है और एक हाइब्रिड बच्चे के सामने अपना हाथ रख देता है, जिससे उस बच्चे और बाकी सभी बच्चों के अंदर का जो हंगरी पैरासाइट था वो इंसानी फ्लैश के लिए जागने लगता है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो यहाँ पर इंसान एक मास्किंग जेल लगाकर रखा करते थे ताकि हंगरीज के सामने वो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएं। लेकिन इस मास्किंग जेल या हाइडिंग जेल का भी एक ड्रॉबैक था, जिसके बारे में हम मूवी प्रोग्रेस होते होते बात करेंगे। ये सब देखकर मेलेनी भी काफी ज्यादा डर जाती है,
क्योंकि वो अच्छी तो थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अंदर से इन हंगरीज की ही हाइब्रिड थी, जो कि इंसानी मांस भी खा सकती थी, बट ये चीज मैंडेटरी नहीं थी। मेलेनी अब गुस्से में सार्जेंट पार्क्स को टॉन्ट मार देती है कि हेलन उसको कभी भी पसंद नहीं करेगी, जिससे गुस्से में आकर वो सभी सोल्जर्स को मेलेनी को व्हील चेयर से आजाद करने को मना कर देता है, जिससे वो सो नहीं पाती। अब जब हेलन उस तरफ आती है तो वो ये देखती है कि मेलेनी को व्हील चेयर पर ही बांधा हुआ है, तो वो प्रिजन का गेट खोलकर उसको आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन समहाउ व्हील चेयर के स्ट्रैप्स थोड़े लूज थे और हेलन की खुशबू से मेलेनी के अंदर का हंगरी बाहर आने लगता है, जिससे मेलेनी उसको वहां से बाहर जाने को बोलती है और वो मरते मरते बचती है। मेलेनी अपने अंदर के पैरासाइट को कंट्रोल भी करने की कोशिश करती है जस्ट टू इम्प्रेस हेलन, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा मानती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। हेलन अब वहां से बाहर भाग जाती है, लेकिन वो अपना हाइडिंग लोशन या फिर जेल वहीं पर छोड़ जाती है, जिसको कुछ देर बाद आकर डॉक्टर कैरोलाइन देख लेती है और मेलेनी से सच बताने को कहती है, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। एज इन जेल्स पर स्पेसिफिक कोड थे कि वो किसको अलॉट हुआ है, जिसके चलते मेलेनी उसको बता देती है। अब हम ये देखते हैं कि डॉक्टर कैरोलाइन एक एंटीडोट बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी और इन बच्चों पर वो एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी। वो मेलेनी को कुछ रिडल्स और पजल्स भी दिया करती थी, जिनको वो अपने हाई आईक्यू की मदद से बड़े ही आसानी से सुलझा दिया करती। अब एक दिन डॉक्टर कैरोलाइन मेलेनी से एक नंबर चूज करने को बोलती है बिटवीन 1 to 20, तो मेलेनी नंबर 13 को चुनती है, जिसके चलते अगली सुबह नंबर 13 प्रिजन में रह रहा हाइब्रिड बच्चा गायब हो जाता है और मेलेनी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब अगले दिन फिर से वो मेलेनी से एक नंबर चुनने को कहती है, तो वो नंबर 4 को चुनती है, जो कि उसके खुद के प्रिजन का नंबर था। सार्जेंट पार्क्स अब उसको एक जगह पर ले जाते हैं, जो कि डॉक्टर कैरोलाइन की लैब थी, जहां पर मेलेनी ये देखती है कि उस 13th नंबर प्रिजन वाले हाइब्रिड बच्चे का दिमाग रखा गया था, जिसके अंदर कुछ फंगस जैसा था, जिससे मेलेनी समझ जाती है कि उस बच्चे को एक्सपेरिमेंट के चलते मार दिया गया है और यहाँ पर टोटल 20 हंगरी हाइब्रिड बच्चे थे। मेलेनी को अब एक टेबल पर बांध दिया जाता है और उसको एक नींद का इंजेक्शन भी दिया जाता है, ताकि उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा सके। यहाँ पर वैक्सीन बनाने के लिए मेलेनी के ब्रेन और स्पाइनल कॉलम की जरूरत थी। अब यहाँ पर नींद का इंजेक्शन काम नहीं करता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इन हाइब्रिड्स की एबिलिटीज नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा थी। तो अब उसको दूसरा इंजेक्शन देने ही वाले थे कि तभी वहां पर हेलन आ जाती है और डॉक्टर कैरोलाइन को मारने की धमकी देती है, लेकिन वो उसको ट्रिक करके सोल्जर से उसको पकड़वा देती है और फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू करने ही वाली होती है कि तभी इस मिलिट्री बेस पर बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन हंगरीज हमला कर देते हैं, जिसके चलते डॉक्टर की असिस्टेंट हंगरी में कन्वर्ट हो जाती है और हंगरीज को मारते टाइम डॉक्टर कैरोलाइन के हाथ में एक सीजर लग जाती है, जिससे उसको एक अजीब सा इन्फेक्शन हो जाता है, बट वो किसी तरह से खुद को एक रूम के अंदर बंद कर लेती है। मेलेनी अब किसी तरह से वहां से बाहर निकलकर भागती है और कोई भी हंगरी उसको नहीं मारता, क्योंकि वो उसको अपने जैसा ही समझ रहे थे। अब यहाँ पर हाइब्रिड होने के कई फायदों में से ये भी एक फायदा था। खैर पूरा मिलिट्री बेस ही खत्म सा हो जाता है और इसी बीच हेलन को 2 सोल्जर्स अपने साथ ले जा रहे थे और उस पर अत्याचार कर रहे थे, जिसके चलते मेलेनी गुस्से में आ जाती है और उन दोनों को काट कर जान से मार देती है, जिसके चलते वो पहली बार ह्यूमन फ्लैश को चखती है, जिससे उसके शरीर में पहले थोड़ी सी अनकॉन्शियसनेस आने लगती है, बट वो बच जाती है। अब हेलन उसको लेकर अपने साथ जा ही रही थी कि तभी बहुत सारे हंगरीज उनकी तरफ आने लगते हैं, बट सार्जेंट पार्क्स एक बड़ी सी लोडेड वैन लेकर अपने साथ में आकर उनको बचा लेते हैं और वो उनके साथ वहां से बाहर की तरफ भाग जाते हैं। अब एक जगह पर पहुंचकर सार्जेंट पार्क्स, कीरन और डिलन मेलेनी को जान से मार देना चाहते थे, लेकिन हेलन उसको बचाती है और डॉक्टर कैरोलाइन भी अपनी रिसर्च पर्पस के लिए उसको बचाने को बोलती है। मेलेनी को अब एक मास्क पहनाया जाता है, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और उसको इस गाड़ी के टॉप पर एक चेयर पर बांध कर रख दिया जाता है, ताकि वो किसी को भी कुछ ना कर पाए। ये सब एक जगह पर पानी पीने के लिए रुकते हैं, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे हंगरीज आ जाते हैं, जिसके चलते डिलन को एक हंगरी काट लेता है और पार्क्स को उसको शूट करना पड़ता है। सार्जेंट पार्क्स अब डॉक्टर कैरोलाइन से ये पूछता है कि ये हंगरीज ग्रुप में ही क्यों आते हैं, जिसके चलते मेलेनी ये बोलती है कि शायद ये सब अकेले होंगे, इसलिए ये सब अब लंदन की तरफ पैदल पैदल जाने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारा खाना हो सकता था और इनकी गाड़ी भी खराब हो गई थी। ये एक ठिकाना ढूंढकर बीकन में संपर्क करना चाहते थे, जो कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस था। लंदन पहुंचकर ये सब ये देखते हैं कि वहां पर तो बहुत सारे हंगरीज इनएक्टिव स्टेट में खड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी ह्यूमन नहीं था और बिना ह्यूमंस की प्रेजेंस के ये सब इनएक्टिव हो जाते हैं। ये सब इनविजिबल जेल लगाकर उनके
बीच से जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उस जेल से ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो सकते थे। तो ये सब उनके बीच से होते हुए एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जिस बीच उनको कई सारे हंगरीज को भी मारना पड़ता है। अब अंदर पहुंचकर मेलेनी डॉक्टर से अपने बारे में पूछती है तो वो ये बताती है कि ये सब प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर से बाहर आए थे, यानी कि जब कुछ लेडीज प्रेग्नेंट थी तो उनके अंदर जो फंगस का असर हुआ था, जिसके चलते एम्ब्रियो पर भी फर्क पड़ा और ये हाइब्रिड्स अपनी माँ के अंदर के सारे ऑर्गन्स खाकर बाहर आ गए थे, जिसके चलते इनके अंदर ह्यूमंस और हंगरीज दोनों के फीचर्स हैं, लेकिन ज्यादा पावरफुल मात्रा में, लाइक हायर स्पीड, पावर एंड इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर हेलन को इस बिल्डिंग में एक हंगरी मिलता है जो कि भूख के कारण से खुद का ही हाथ खा रहा था, जिसको वो मार देती है और इस बिल्डिंग को सोने के लिए सेफ बना देती है, मीनिंग कि हंगरीज भूख लगने पर खुद को भी खा सकते हैं। खैर हेलन अब मेलेनी के पास जाती है और उसको कुछ नए कपड़े देती है, जिनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बट वो उसके लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला पाई थी, जिसके चलते वो उससे माफी मांगती है, बट वो उसको ये भरोसा दिलाती है कि कल वो उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर खाने को लाएगी। तो सो फार हम ये जान पाए हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो हंगरीज होते हैं उनके अंदर ये पैरासाइट एंटर करते ही उनके दिमाग पर काबू कर लेता है और उनको पागल बना देता है, जिससे वो सेंस खो देते हैं और फ्लैश ईटिंग माइंडलेस क्रीचर्स बन जाते हैं। ह्यूमन से उनको खास प्यार है और उनकी सेंट पावर काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन सेकंड जनरेशन जो हंगरीज होते हैं वो बिल्कुल इंसानों जैसे ही दिखते हैं और उनको ट्रेन किया जा सकता है जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमंस। लेकिन अगर उनको भी ह्यूमंस की सेंट मिली तो वो भी उनका शिकार करते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट उन पर टेक ओवर कर लेता है। खैर अब नेक्स्ट डे ये सब वहां से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन बाहर बहुत सारे हंगरीज आकर खड़े हो गए थे, जो कि पिछले दिन की गोलीबारी के कारण से हुआ होगा। बट मेलेनी एक चीज कहती है कि वो उनके लिए इन सभी को वहां से भगा सकती है, क्योंकि वो हंगरीज के बीच में से आसानी से गुजर सकती थी, एज वो उसको अपने जैसा ही समझते थे। मेलेनी अब नए कपड़े पहनती है और बाहर चली जाती है, जहां वो सबसे पहले तो एक बिल्ली को मार के खा जाती है, जिससे उसको काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है, और उसके बाद वो अलग अलग घर में जाती है जहां पर वो चीजों को देखकर काफी खुश होती है, जस्ट लाइक दोज पीपल जो पहली बार हाईटेक चीजें देखते हैं। अब वो बचपन से ही आर्मी बेस में पली बड़ी थी, तो वो इन सब चीजों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। इवेंचुअली उसको एक घर में डॉग मिलता है, जिसको लेकर वो इन हंगरीज के सामने छोड़ देती है और सभी हंगरीज उस डॉग को खाने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और इनके लिए एरिया क्लियर हो जाता है। सब लोग मेलेनी को इस चीज के लिए शाबाशी देते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो हंगरीज का फेवरेट खाना ह्यूमंस था, लेकिन एनिमल्स पर भी वो लोग फीड कर सकते थे। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हंगरीज की हमको पता चली है। अब ये सब उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और वो एक कैट के पोस्टर के सामने आते हैं, जिसको मेलेनी देखने लगती है, जिससे हेलन उसको ये पूछती है कि क्या उसको एक कैट चाहिए, जिस पर वो ये बोलती है कि वो ऑलरेडी एक खा चुकी है। हेलन तो एज अ पेट की बात कर रही थी, बट मेलेनी का तो स्वैग ही अलग था। अब जैसे जैसे ये सब लंदन के अंदर आगे बढ़ते हैं तो उनको एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर कई सारे इन्फेक्टेड लोग यानी कि हंगरीज डीकंपोज हो चुके थे और एक काइंड ऑफ फंगस उनके अंदर से ग्रो हो गई थी, जिसने एक टावर को अच्छे से कवर कर लिया था। अब इशू ये था कि इसके अंदर कुछ पॉट्स थे, मीनिंग काइंड ऑफ फ्रूट्स, जिनके अंदर स्पोर्स थे, और अगर ये फट गए तो बची कुची इंसानियत भी आसानी से खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर ये इन्फेक्शन बस काटने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो हवा में भी फैल जाएगा, जिससे बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। बट डॉक्टर कैरोलाइन का ये कहना था कि ये नॉर्मली नहीं फट सकते, लेकिन जैसे ही गर्मी या फिर ह्यूमिडिटी होगी तो ये एकदम से फूट जाएंगे। खैर अब उनको एक सोलर पावर्ड मिलिट्री मोबाइल लैब मिलती है, जो कि अभी भी काम कर रही थी, जिसका क्रू गायब था, मीनिंग वो भी हंगरीज में तब्दील हो चुके थे। यहाँ हमको ये भी पता चलता है कि कैरोलाइन के हाथ में जो कट लगा था उससे उसको ब्लड पॉइजनिंग हो गई थी, जिससे वो जल्दी ही मर जाएगी। केरन अब बाहर खाने की तलाश में निकल जाता है और मेलेनी को भी भूख लगने लगती है, जिसके चलते वो भी बाहर भाग जाती है, बिकॉज उसको डर था कि वो इन सभी को खा जाएगी। खैर मेलेनी अपनी भूख को एक पक्षी को खाकर मिटाती है और फिर उसको एक ग्रुप ऑफ सेकंड जनरेशन हंगरीज दिखाई देते हैं, लेकिन वो जंगली थे क्योंकि उनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। मेलेनी अब भागकर मोबाइल लैब में आती है और सबको ये बताती है कि केरन की जान खतरे में है, बट वो सब ये कहते हैं कि उसने तो मास्किंग जेल लगाया हुआ है, तो उसको हंगरीज कैसे पहचान सकते हैं। और तब जाकर एक और बात हमको पता चलती है कि हाइब्रिड हंगरीज ने इस जेल को भी डिफरेंशिएट करना सीख लिया था, क्योंकि पहले जो इस सोलार बेस में रह रहे थे उनकी वजह से ये सब पहचान गए थे कि मास्किंग जेल की स्मेल कैसी होती है। मेलेनी का ये कहना था कि वो भी इस जेल को पहचान जाती है और ये लगाने से और ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये ह्यूमंस ही हैं, और अगर वो जल्दी से ही केरन के पास में नहीं पहुंचे तो वो मारा जाएगा। अब इसी बातचीत के बीच में रेडियो के जरिए
बीकन से कांटेक्ट होने लगता है, लेकिन वो ये बताते हैं कि यहाँ पर भी हंगरीज का हमला हुआ है और वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। और बस तभी सिग्नल्स टूट जाते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि अब बीकन भी सेफ नहीं है। खैर अब जब तक मेलानी और ये सब केरन तक पहुंचते उसको ये हाइब्रिड खा जाते हैं, क्योंकि वो उसको एक खाने के स्टोर में लालच देकर अंदर बुला लाए थे। खैर यहाँ पर होता ये है कि इन सभी को भी ये हंगरीज घेर लेते हैं, लेकिन मेलानी उनके लीडर को मार देती है और हरा देती है, जिससे वो उन सभी को डोमिनेट कर देती है। इन शॉर्ट शी वॉज द न्यू लीडर। अब मेलानी हेलन और पार्क्स को ये कहती है कि उनको डरते हुए उसके साथ चलना होगा, ताकि वो सब ये समझे कि वो उसका खाना है, जिससे वो सब लैब तक सेफली पहुंच जाते हैं। लेकिन खतरे यहाँ पर खत्म नहीं होते, क्योंकि लैब के अंदर डॉक्टर कैरोलाइन ने हैजमेट सूट पहनकर स्लीपिंग गैस रिलीज कर दी थी, जिससे मेलानी, हेलन और पार्क्स बेहोश हो जाते हैं। वो मेलानी को किसी तरह से लैब के अंदर खींच कर लाती है ताकि वो वैक्सीन बना सके, लेकिन मेलानी तुरंत ही उठ जाती है और ये एक्सप्लेन करती है कि उसकी बॉडी और ये पैरासाइट उसके अंदर ही ऑक्सीजन प्रिजर्व करके रखती है, ताकि वो ऐसे माहौल में भी जिंदा रह सके और अपनी सांस को काफी देर तक रोक के रख सके। डॉक्टर अब उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो एक वैक्सीन बना सकती है, क्योंकि अगर ये पॉट्स फट गए तो सब खत्म हो जाएगा और वैक्सीन से हेलन और बाकी सब बच जाएंगे, जिसके लिए वो रेडी हो जाती है। मतलब वो हेलन से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो खुद को भी सैक्रिफाइस करने को रेडी थी। पर वो बस डॉक्टर से एक सवाल करती है कि क्या ये सेकंड जनरेशन यानी कि वो खुद बस इंसानों की मिमिक्री कर रहे हैं या फिर वो वाकई में जिंदा हैं। तो वहां पर ये डॉक्टर कंफ्यूज हो जाती है और सच बताती है कि हाँ वो जिंदा है, ना कि वो बस मिमिक्री करते हैं। क्योंकि पहले यहाँ पर डॉक्टर का ये मानना था कि सेकंड जनरेशन बस मिमिक्री करते हैं ह्यूमंस की, जिससे मेलानी ये कहती है कि फिर इंसानों के लिए वो खुद की कुर्बानी क्यों देगी। वो कैरोलाइन को धमकी देती है कि अगर वो उसके पास आई तो वो उसको काट लेगी। अब मेलानी उसी फंगस टावर के पास जाती है और उसमें आग लगा देती है, जिससे पूरे के पूरे पॉट्स फटने लगते हैं और ये डिजीज हवा में फैल जाती है। कैरोलाइन उसका पीछा भी करती है, लेकिन हंगरीज बच्चे आकर उसको मार देते हैं। मेलानी अब जब वापस जा रही होती है तो उसको सार्जेंट पार्क्स मिलता है, जो कि उसी को ढूंढने के लिए आ रहा होता है, जिसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और मेलानी को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो उसको और हेलन को एक सेफ जगह पर बंद करके आई थी। खैर सार्जेंट पार्क्स अपनी प्रेग्नेंट बीवी की बात करता है और मेलानी को गन देकर कहता है कि इससे पहले वो भी हंगरीज में कन्वर्ट हो जाए वो उसको गोली मार दे। और मेलानी रोते रोते उसको गोली मार देती है, क्योंकि वो उससे और हेलन से अटैच हो गई थी। मेलानी अब लैब के पास में जाती है, जहाँ पर हेलन अंदर थी और बाहर ये फंगस हवा में उड़ रही थी। मेलानी आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हेलन यहाँ पर ये समझ जाती है कि मेलानी ने क्या किया है। खैर फिल्म के अंत में हम हेलन को रोता हुआ देखते हैं और वो उठती है, जिसके बाद में वो इस सोलर पावर्ड लैब के अंदर थी और बाहर थे वही हाइब्रिड बच्चे जो शुरुआत में दिखाए गए थे, और उनके साथ में कई सारे जंगली हाइब्रिड बच्चे थे, जिनको मेलानी मार पीट कर वहाँ पर बैठा देती है एजुकेशन दिलवाने के लिए। अब यहाँ पर हेलन सभी को कुछ न कुछ सिखाने लगती है और मेलानी अपनी सेम लाइन बोलती है कि क्या हम स्टोरीज पढ़ सकते हैं, जिस पर हेलन ये कहती है कि अगर टाइम हुआ तो मेलानी इस बात पर ये कहती है कि अब हमारे पास बहुत वक्त है, और वो मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों चलिए अब मूवी को एनालाइज करते हैं कि एंड में हुआ क्या। आई गेस आप सभी को बहुत बुरा लगा होगा कि मेलानी ने ऐसा क्यों किया, वो सेल्फिश क्यों बन गई। तो इसका एक बहुत ही सॉलिड रीजन है और वही हम डिस्कस करेंगे। ये जो एंडिंग है वो मेरे हिसाब से होपफुल थी, क्योंकि अंत में मेलानी ने डॉक्टर की बातों को क्विक एनालाइज किया कि उसकी लाइफ अगर सेक्रीफाइस होती है तो वैक्सीन बनेगी जिससे ह्यूमंस ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेलानी ने कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी। बीगन बेस खत्म हो चुका था, जहां पर लास्ट ह्यूमंस होने की आशंका थी। जल्दी ही अगर गर्मी पड़ती या फिर फ्लड आ जाता तो ये पॉड्स खुद पे खुद खुल जाते। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर कैरोलाइन की हालत खराब थी और वो मरने वाली थी, जिससे वो वैक्सीन बना पाती या नहीं ये वो खुद श्योर नहीं थी, जिसके चलते मेलानी ने खुद ही इन पॉड्स को ओपन कर दिया ताकि सब ह्यूमंस हंगरीज बन जाएं, जिससे हंगरीज किसी को भी खा ही नहीं पाएंगे और वो इनएक्टिव स्टेट में ही खड़े रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि हंगरीज हर जगह पर ही जाकर डीकम्पोज हो सकते हैं और पॉड्स की गिनती कभी भी खत्म नहीं होगी। तो अगर वैक्सीन बन भी जाती तो उसको ह्यूमंस के पास पहुंचाना नामुमकिन था। प्लस हवा में फंगस का होना मतलब उसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ही ज्यादा हाई था। मेलानी ने ये रियलाइज किया कि सेकंड जनरेशन हंगरीज ही बचेंगे जो कि सोच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और इमोशंस भी दिखा सकते हैं, अनलाइक फर्स्ट जनरेशन हंगरीज। तो अब दुनिया कैसी होगी? पहले जनरेशन के जो हंगरीज हैं वो तो ह्यूमंस को खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब हंगरीज बन चुके हैं। और ये जो बच्चे हैं लाइक मेलानी, वो ह्यूमंस को भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन कोई
कोई होगा ही नहीं एक्सेप्ट हेलन। बट मेलेनी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है तो वो उसको किसी को भी हाथ लगाने नहीं देगी। इन सभी बच्चों को मेलेनी ढूंढ कर हेलन के पास लाएगी एज अ लीडर, और यहाँ पर हेलन टीचर का रोल निभाएगी जिनके द्वारा एजुकेट किया जाएगा इन बच्चों को, जैसा कि हमने मूवी के अंत में देखा था। ये बच्चे बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही बड़े होंगे, लेकिन अब कोई भी वेजिटेरियन नहीं होगा क्योंकि ये वर्म्स, कैट, डॉग, बर्ड्स खाकर ही खुद को जिंदा रखेंगे। मूवी के अंदर एक बात हुई थी कि ये हाइब्रिड बच्चे अपनी माँ की कोख से बाहर आए थे, बट उनके अंदर के सारे ऑर्गन्स इन्होंने खा लिए थे। तो अब जब थर्ड जनरेशन बच्चे होंगे तो वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर पैरासाइट कम बल्कि ह्यूमंस का ज्यादा बिहेवियर होगा। और ये भी हो सकता है कि जब फर्स्ट जनरेशन प्रेग्नेंट मदर्स को काटा गया होगा इन हंगरीज के द्वारा, तो वो पता नहीं लेबर पेन में जा सकती थी या फिर नहीं। तो हो सकता है कि बच्चे के पास पेट खाकर बाहर आने के अलावा कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि हमको सारी पॉसिबिलिटीज लेकर चलनी होंगी। सो एट द एंड ह्यूमंस तो जिंदा रहेंगे, लेकिन ये पैरासाइट हमेशा ह्यूमन से अटैच्ड रहेगा। अब जो हाइब्रिड्स आगे आते जाएंगे वो ह्यूमंस की काफी सारी ट्रेट्स को रखेंगे, लेकिन उन सभी को मीट पर ही सर्वाइव करना होगा। नो मोर वेजिटेरियंस। और हाइब्रिड्स की हियरिंग, ब्रीदिंग, माइंड और बाकी क्षमताएं ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा आगे होंगी। और बात करें वैक्सीन की, तो इस चीज की कोई भी वैक्सीन नहीं थी, बल्कि ये जो हाइब्रिड्स थे ये खुद वैक्सीन थे जिन्होंने अपने अंदर के पैरासाइट को काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ था। तो मेरे हिसाब से जो ये हाइब्रिड्स थे वही एक सोल्यूशन थे, जिसके कारण ही मेलेनी इन सभी की लीडर बनी, क्योंकि इन हाइब्रिड्स में सबसे ज्यादा पावरफुल और बेटर वो थी, जिस वजह से ही इस फिल्म का नाम रखा गया है द गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स। और एक और चीज, तो आपको याद होगा कि शुरुआत में पेंडोरा और पेंडोरा बॉक्स की बात हुई थी, जहां पर एक होप थी एंड में। तो पेंडोरा यहाँ पर थी हेलन, मॉन्स्टर था ये हंगरीज और फंगस, मेलेनी थी एक होप, और अंत में होप ने अपना काम किया। मेलेनी ने वाकई में सबको बचाया। हेलन को उसने इसलिए ही बचा लिया क्योंकि वो उसको एज अ मदर फिगर देखती थी, और हेलन एज अ टीचर सबको अब एजुकेट करेगी ताकि ये हाइब्रिड्स बेटर बन सकें। और